हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज जो है 11.2 और अभी हमने 11.1 ख़त्म किया है और बेसिकली सब बेसिक कॉन्सेप्टों के साथ फिर एक्सरसाइज को भी ख़त्म किया। तो आज करने वाले हम 11.2। तो 11.2 में देखो जो हमने 11.1 में पढ़ा था, थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पे जो 11.1.2 में जो पढ़ना है, हमें एक स्ट्रेट लाइन जो नहीं रेखा के लिए हमें वेक्टर फॉर्म को और कार्तीय नहीं कार्टेशियन फॉर्म दोनों ही पढ़ने हैं। नहीं, एक रेखा के लिए हम उसकी वेक्टर फॉर्म क्या हो सकता है, यानी सदिश रूप क्या हो सकता है उसका, और उसका जो है कार्तीय फॉर्म रूप क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ों के लिए हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, कार्तीय रूप में वो क्या होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, स्ट्रेट लाइन की जो भी रेखा बनती है उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। जैसे कि अब यहाँ पे हम एक पहली बात करें कि अगर जैसे कि हम यहाँ एक हेडिंग बनाएं, तो हम ये हेडिंग बना सकते हैं कि एक बिंदु है हमारे पास, एक बिंदु से होकर जाने वाली और सदिश बी वेक्टर के समांतर वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है ना। एक बिंदु से जाने वाली है ना, एक बिंदु कौन सा बेटा, मान लो ए है, x1, y1 और z1 से होकर जाने वाली और सदिश वेक्टर है ना, वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण। अब यहाँ क्या करना है, हमें एक वेक्टर फॉर्म में देखनी है, यानी इसका सदिश रूप भी देखना है और इसका हमें कार्तीय रूप यानी सदिश। देखो वेक्टर फॉर्म में मतलब ए बी वेक्टर आएंगे है ना, ए बी आर कोई भी होगा, वो जितने भी लेटर होंगे वो वेक्टर फॉर्म में होंगे। और कार्तीय रूप वो रूप होता है जहाँ हम एक्स वाई का यूज करने लग जाते हैं, है ना। कार्तीय रूप कौन सा रूप होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन सा रूप होता है जहाँ हम एक्स वाई का यूज करने लग जाते हैं। यानी ए बी वेक्टर की जगह हम कोई एक्स वाई जेड रख दे, तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, जब आंसर एक्स वाई में आता था वो हमारा कार्टेशियन रूप हो जाता है, कार्तीय रूप हो जाता है। ठीक है, तो यानी मैंने मान लो कि मेरे पास ये है और मान लो यहाँ पे कोई वेक्टर है मेरा बी वेक्टर है ना और इसके समांतर क्या जा रही है, कोई रेखा एल जा रही है मान लो, है ना। इस रेखा एल पर कोई बिंदु P है, यानी ए मान लो, ए माना है मैंने, इसका निर्देशांक x1, y1, z1 और जिसके केंद्र से इसका जो ए ओ ए होगा वो क्या होगा, ओ ए बता ना, ओ ए जो होगा वो क्या होगा, ओ जो होगा वो क्या होगा, इसका स्थिति सदिश होगा। समझ रहे हो क्या होगा, स्थिति सदिश मान लेता हूँ ए वेक्टर है ना, और यहाँ पर कोई दूसरा बिंदु है P है ना। ठीक है, और इसका OP का स्थिति सदिश क्या माना था हमने वहाँ पे, अरे भाई गॉड, ठीक है, इसका कितना होगा भाई, मान लेता हूँ R वेक्टर है। ठीक है, राइट, ये R वेक्टर है। ठीक है भाई, बात समझ में आई यहाँ तक। यहाँ बात करें इसके निर्देशांक x1, y1, z1, राइट। कोई दिक्कत है यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे जो b वेक्टर होगा वो किसके समांतर है बेटा, AP वेक्टर के समांतर होगा। किसके समांतर होगा, AP वेक्टर के समांतर होगा। और आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी कि जो b वेक्टर है इसकी दिशा ये और इसकी दिशा, ये दोनों कैसे हैं, कोलिनियर भी हैं, संरेख भी हैं। संरेख की परिभाषा आपको समझ में आती होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ क्या बात करूँगा यहाँ में, ये बात करूँगा मैं, त्रिभुज बन रहा है इसमें, त्रिभुज कौन सा बेटा, OAP में मैं बात करूँ तो आपको त्रिभुज का नियम याद होगा, ट्रायंगल लॉ मैंने पढ़ाया था आपको। क्या होता है त्रिभुज का नियम, बताएं जल्दी। कि आपको पता है OP वेक्टर का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, OA वेक्टर के समान, हाँ या ना, पता है नहीं पता, प्लस AP वेक्टर के समांतर होगा, है ना, राइट।
हाँ या ना। और ओपी वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप, मैं देखो मैं हिंदी लिखाने पे आता, मैं पहले भी कहता हूँ मैं वो ज़्यादा नहीं डालता, वो आप सब चीज़ जानते हो कि यहाँ मूल बिंदु ओ है, ये सॉरी इसका जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस जिससे हम किसी स्थिति सदिश को दर्शाते हैं, जिसकी द्वारा दर्शाते हैं, तो वो पॉइंट हमारा बिंदु ओ है ना। बाकी पी बिंदु कोई अलग है, ए इस पर कोई बिंदु से रेखा जा रही है, ये सारी चीज़ें आप जानते हो, इसको एक ग्राफ से ही समझ में आता है ना। तो मैं मेन पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, जो हमें यहाँ समझने की वाली बातें है ना। तो यहाँ पे पता है ओपी वेक्टर जो आपका आर वेक्टर है, और ओ ए वेक्टर कितना बेटा आपका ए वेक्टर है, प्लस एपी वेक्टर को हमें यहाँ समझना, एपी वेक्टर क्या है यहाँ समझना। आपको पता है एपी और एपी जो वेक्टर है, एपी और वी वेक्टर कैसे हैं एक दूसरे के, एपी और बी वेक्टर आर दोनों ही संरेख है ना, संरेख सदिश है ना। और संरेख सदिश है तो मैंने आपको पढ़ाया था, संरेख सदिश अगर दो वेक्टर अगर आपस में संरेख है तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे दर्शा सकते हैं हम सर, उसको दर्शाते हैं कि देखिए एपी वेक्टर जो होगा वो होगा लैम्डा बी वेक्टर। यानी हम अगर ए और बी वेक्टर दोनों संरेख हैं तो मैं इनको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि अगर कोई चर संख्या से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ अशून्य संख्या से, तो वो इस तरीके से दर्शाए जा सकते हैं। राइट, पढ़ाया ये सब, पीछे की चीज़ आपको अच्छी तरीके से ध्यान होगी। यानी एपी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा बी वेक्टर हो गई। इसको अगर मैं यहाँ रख देता हूँ इसकी वैल्यू, तो मेरे पास आर वेक्टर की जो वैल्यू निकल गई वो कितना होगी, ए वेक्टर प्लस के लैम्डा बी वेक्टर हो गया। यानी ये मेरे क्या हो गया, वेक्टर रूप हो गया। यानी ये कैसा हो गया, सदिश रूप हो गया। कब, जब एक रेखा जो है बिंदु किसी बिंदु से होकर जाती है और किसी वेक्टर बी के कैसी है, समानांतर। उस रेखा का समीकरण क्या होगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस के लैम्डा बी वेक्टर होगा। कोई दिक्कत बताइए, कोई समस्या? यहाँ तक इसका समझ में आया। अब इसके बाद आती है हमारी क्या, सदिश रूप में कार्तीय रूप में बदलना है इसको, है ना। किस में बदलना है इसको, कार्तीय रूप में बदलना है हमें। देखिए अब यहाँ पे मेरी बात समझना है, यहाँ पे है ना, कार्तीय रूप में देखेंगे ना इसको। रूप में, ठीक है। तो अब मेरी बात समझना, तो मैं आर वेक्टर को बेटा अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर लिख सकता हूँ मैं एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, राइट। और ए वेक्टर बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं, एक्स वन कर सकता हूँ मैं, एक्स वन आई कैप प्लस के वाई वन जे कैप प्लस के जेड वन। और यहाँ पे अगर मैं ए वन बी वन सी वन लेता तो ए वन बी वन सी वन हो जाता, वो भी ले सकता। लेकिन मैं एक्स वाई जेड में ले रहा हूँ तो सारे एक्स वाई। और मेरा जो बी वेक्टर होगा वो क्या होगा बेटा, ए बी जो वेक्टर है वो क्या है, दिशा को निर्धारित कर रहा है, दिशा को तो निर्धारित कर रहा है ये, है ना। यानी दिशा को निर्धारित करे, यूनिट वेक्टर हो सकता है एक तरीके से, क्या होगा एल आई कैप प्लस के एम जे कैप प्लस के एन के कैप लिख सकता हूँ। अब इन तीनों को मैं यहाँ रख रहा हूँ, है ना। कहाँ रखना है बेटा, यहाँ रखना है। आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप बराबर ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स वन आई कैप प्लस के वाई वन जे कैप प्लस के जेड वन के कैप, राइट। और लैम्बडा कितना हो जाएगा यहाँ पे, एल आई कैप प्लस के एम जे कैप प्लस के एन के कैप, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं कॉमन करता हूँ, है ना। यहाँ पे पहले जो मेरे को लिया जा रहा है कॉमन एक दूसरे से, वो कॉमन ले लेता हूँ मैं, और जो है मैं वो करता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ भाई साहब, तो देखो यहाँ से आई कैप कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स वन प्लस के लैम्डा एल और आई कैप कॉमन आ गया, राइट। यहाँ वाई वन और यहाँ लैम्डा एम जे कैप, सही है। यही होगा जब मैं दोनों को जोड़ूंगा, तो समान पद जोड़ते हैं, आई के साथ जे के साथ और के साथ। तो जेड वन कितना हो जाएगा यहाँ पे, जेड वन प्लस के एन और यहाँ लैम्डा आपका चल रहा है, लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई हो तो ये हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा के कैप, राइट।
मैं इसको यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, है ना, ठीक है, जिससे हम इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे हम यहाँ पे। तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा कितना बेटा, आपका ए वेक्टर प्लस के लैम्बडा बी वेक्टर, राइट। ये मेरे पास समीकरण आया किसमें, सदिश रूप में, सदिश रूप में, है ना। क्या है ये, जब इस रेखा का समीकरण है, उस रेखा का समीकरण जो बिंदु से और बी वेक्टर की कैसी है, समांतर है, समझ रहे कौन, ये वाला, ठीक है, सदिश रूप में। अब हम कार्तीय रूप में देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं, तुम्हें पता दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना कर सकता हूँ, यानी कोफिशिएंटों को बराबर रख सकता हूँ। अगर दोनों चीज़ों में मैं पहले भी सिखा सकता हूँ मैथमेटिक्स में, भाई ये वाला और ये दोनों बराबर है, यानी आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट के बराबर होगा, जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट के बराबर होगा, गुणांक के बराबर होगा, है ना। कि दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांक या कोफिशिएंट इंग्लिश में बोल सकते हैं, यहाँ रखोगे आप, क्या हो जाएगा, x बराबर x1 प्लस के लैम्बडा l, यानी अगर मैं यहाँ लैम्बडा की वैल्यू निकालता हूँ, पहले मैं इसको तीनों को लिख लेता हूँ, राइट, मैं तीनों को यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ निकालूंगा तो आपको पता है x माइनस के x1 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे l लैम्बडा हो जाएगा, हाँ या ना, यही होगा ना, सही है भाई। इसको इस तरीके से ले लैम्बडा का भाग दे दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर जो होगा कितना होगा y1 बाई n, यहाँ पर हो जाएगा y1 लैम्बडा m, यानी मैं अगर यहाँ लैम्बडा की वैल्यू निकाल दूँ तो y माइनस के y1 बट्टे कितना हो जाएगा m और लैम्बडा, सही है। उसी प्रकार से यहाँ करूँगा तो कितना होगा z बराबर z1 प्लस के लैम्बडा n लैम्बडा, यानी यहाँ से वैल्यू लगा तो z माइनस के z1 अपॉन n कितना हो जाएगा यहाँ पे लैम्बडा, ये तीनों ही लैम्बडा के बराबर, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी x माइनस के x1 बटे l, y माइनस के y1 बटे m और z माइनस के z1 बटे n, तीनों कैसे होंगे बेटा आपके। यानी अगर एक रेखा, एक बिंदु x1, y1, z, जिसके निर्देशांक हैं, जो कि किसी बी वेक्टर के कैसी है, समांतर है, उस रेखा का कार्तीय रूप में अगर मुझे क्या निकालना है, समीकरण निकालना है, तो क्या होगा, x माइनस के x1 बटे l, y माइनस के y1 बटे m और z माइनस के z1 बटे n। एल एम एन क्या है, या तो उस रेखा के दिक् अनुपात कह सकते हो या उसके दिक्कोजाय कह सकते हो। एल एम एन क्या है यहाँ पे, या तो दिक्कोजाय कह सकते हो या उसके दिक् अनुपात कह सकते हो, किसके, उस रेखा के एल के, समझ। और x1 आपको उस वो बिंदु जो इस बिंदु से होकर जा रहे हैं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्लियर है, निकाल सकते हो आराम से अगर दिए जाए तो। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत है। ये क्या हो गया कार्तीय रूप में, और ये क्या हो गया आपका सदिश रूप में हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नोट करते हुए ना फॉर्मूलों को, ठीक है, नोट डाउन करो। देखिए भाई समझ में आया ये, चलिए आगे चलिए। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, ये हमारी बात समझिए। अब दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के, अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म और कार्तीय रूप दोनों ही देख रहे हैं, सदिश रूप और कार्तीय रूप दोनों की यहाँ हमें बात करनी है। चलिए भाई यहाँ है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण, है ना, या सदिश और दोनों देखेंगे हम यहाँ पे। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश, पहले समीकरण देखते हैं, सदिश समीकरण, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान देना है यहाँ पे। मान लो कि ये कोई हमारा ये x/3D में, और यहाँ से कोई एक रेखा जा रही है, ये वाली, है ना, और यहाँ पे मान लो कोई बिंदु है A, है ना, जिसके निर्देशांक x1, y1, z1 है, ठीक है।
और इसके निर्देशांक मान लो कोई बी बिंदु है, इसके निर्देशांक कितने हैं मान लो, यहाँ पे मान लो बी बिंदु है, इसके निर्देशांक x2, y2, z2, और यहाँ पे कोई बिंदु मैंने कोई p मान लिया है ना, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, और यहाँ पे कोई इसका रेफरेंस ये कैसे टेढ़ा बन रहा है, ठीक है, या फेसमेंट ओ है। अब देखो ये मिलाया इसका, ये मिलाया, और मान लो ये इसका स्थिति सदिश क्या बेटा ए वेक्टर है, इसका स्थिति सदिश क्या बेटा आर वेक्टर है, इसका स्थिति सदिश क्या बेटा बी वेक्टर, ठीक है। क्लियर है भाई। अब मेरी बात समझना है, यहाँ पे इनकी वेक्टर फॉर्म देखनी है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं त्रिभुज का नियम लगाता हूँ, किस किस में लगाऊँ, देखो यहाँ लगाता हूँ पहले मैं जो है ओ ए पी में लगाता हूँ, है ना, त्रिभुज ए ओ पी में, है ना, ठीक है, ठीक है, मैं, है ना, ठीक है, त्रिभुज के नियम से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ये बन रहा है ना, आपको पता है बड़ी वाली भुजा का जो समूह होता है, यानी ओपी भुजा का जो समूह होगा वो बराबर होगा किसके बेटा, एपी भुजा के और प्लस एओ भुजा के। भाई तेरे लगने से कुछ नहीं हो रहा, समझ ले, है ना, या ध्यान से समझ। इस वाले भुजा का जो सम होगा वो इन दोनों भुजा के सम के हुए हैं, पिछले वाले में भी तो यही लगाया था, ठीक है। अब यहाँ पर ओपी भुजा कितनी है बेटा आपके पास, आर वेक्टर है, और एपी भुजा मुझे निकालनी है, और ये कितना है यहाँ पर ए वेक्टर है, यानी एपी भुजा कितनी आ गई बेटा मेरे पास, एपी भुजा जो आई है आर वेक्टर माइनस के एक वेक्टर, राइट। अब देखो दूसरा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ए ओ पी बी में, राइट, इसमें भी त्रिभुज का नियम लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ओ बी का जो वेक्टर होगा, ओ बी वेक्टर जो होगा वो सम होगा किसके बेटा, ए बी वेक्टर के और प्लस के ए ओ वेक्टर के, है ना। तो यहाँ पे ओ बी वेक्टर कितना बेटा, इसका स्थिति सदिश कितना बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर तो मुझे निकालना है, और ये ए ओ वेक्टर जो है किसके बराबर है, ए वेक्टर के, ए ओ वेक्टर ए वेक्टर, तो यहाँ पे ए बी वेक्टर कितना आएगा बेटा, बी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर, ठीक है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। और आपको पता है ए पी वेक्टर और ए बी वेक्टर दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के कोलिनियर यानी संरेख है ना, क्योंकि एक ही दिशा में और एक ही समान अंतर तो होंगे ही होंगे जब एक ही रेखा पर है, तो संरेख तो वैसे भी दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना, होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ए पी वेक्टर और ए बी वेक्टर दोनों ही कैसे हैं, संरेख है ना, यानी कोलिनियर है, ठीक है, राइट। अगर कोलिनियर है तो मैं इनको क्या, ए पी वेक्टर को ए बी वेक्टर के समान कैसे लिख सकता हूँ भाई, मैं आपको सर बिल्कुल आसानी से लिख सकता हूँ कि ए पी वेक्टर जो होगा लेमड़ा ए बी वेक्टर होगा, है ना भाई। अगर ये दोनों संरेख हैं तो मैं एक दूसरे सदिश में किसी अशून्य संख्या से मल्टीप्लाई करके उसके बराबर लिख सकता हूँ, ये मैं भाषा जानता हूँ, मैं लेमड़ा ले रहा हूँ, यानी इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, आर वेक्टर माइनस के ए वेक्टर, और इसकी वैल्यू कितनी है लेमड़ा वी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर। ए वेक्टर को इधर के साथ ले जाए तो आर वेक्टर वाला कितना आ गया बेटा, ए वेक्टर प्लस के लेमड़ा वी माइनस के ए वेक्टर, तो ये मेरा आ गया। अगर दो बिंदुओं से होकर कोई भी रेखा जा रही है जिसके निर्देशांक जो है हमारे, जिसका स्थिति सदिश एक का ओ है, ए बी वेक्टर और इसका ओ बी वेक्टर है, और इसका कोई बिंदु पी दूसरा तीसरा स्थित है जिसकी स्थिति सदिश क्या है हमारा आर वेक्टर है, तो उसके लिए हमारा जो क्या होगा, उस एल रेखा का समीकरण जो होगा वो दो बिंदुओं से होकर जा रही है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस के लेमड़ा बी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर, ये होता है, ये सदिश रूप होता है, राइट।
ये याद रखना। अब देखो यहाँ के बाद हम करते हैं क्या बेटा, इसका कार्तीय रूप है ना, कार्टेशियन। नहीं, पी के निर्देशांक नहीं रखना है। दो बिंदुओं से मेन तो हमें दो बिंदु है ना हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो आप जानते हो कि आर वेक्टर बराबर कितना होता है बेटा, एक्स आई कैप प्लस के वाई जेड के कैप। और यहाँ पे जो है आपका ए वेक्टर बराबर कितना होता है बेटा, एक्स वन आई कैप प्लस के वाई वन जे कैप प्लस के एक्स टू जेड टू जेड वन सॉरी के कैप। और यहाँ बी वेक्टर बराबर एल एम नहीं लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लेंगे एक्स टू आई कैप, क्योंकि बिंदु दूसरा बी भी क्या है, बिंदु है ना, एक्स टू प्लस के वाई टू है ना। तो वाई टू जे कैप प्लस के जेड टू के कैप, राइट। अब मैं यहाँ रखता हूँ, रखो यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस के वाई जेड के कैप, ठीक है। ए की वैल्यू रखो यहाँ पे, एक्स वन आई कैप प्लस लेमडा। अब देखो, अब मैं डायरेक्ट करूँगा यहाँ पे बी माइनस के ए, ध्यान रखना बी माइनस के ए करूँगा तो यानी बी में से ए को घटाना है, यानी एक्स टू माइनस एक्स वन आएगा, आई कॉमन ले लूँगा तो, है ना। देखो ध्यान से, वाई टू माइनस वाई वन जे कैप आ जाएगा और जेड टू माइनस जेड वन के कैप आ जाएगा, हाँ या ना, यही आएगा ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब देखो यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे और इसको सॉल्व करता हूँ तो आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, और आई कैप कॉमन आएगा, तो आई कैप क्या कॉमन आएगा बेटा, एक्स वन प्लस के लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन और आई कैप ब्रैकेट के बाहर, है ना। सहमत हो इस बात से। यहाँ वाई वन और यहाँ पे वाई वन प्लस के लैम्डा वाई टू माइनस के वाई वन और ब्रैकेट के बाहर जे कैप। यहाँ पर देखो जेड वन प्लस के लैम्डा जेड टू माइनस के जेड वन ब्रैकेट के बाहर के कैप। अब देखो आई जे आई कॉमा जे और के कैप के गुणांकों की करने पर, राइट। तुलना करूंगा तो भाई देखो यहाँ पे, अब तुलना करिए यहाँ पे, तो x बराबर कितना आएगा बेटा, एक्स वन प्लस के लैम्डा एक्स टू माइनस के एक्स वन। इसको सॉल्व करूंगा मैं तो क्या सॉल्व कर सकते हैं इसमें बताओ, लैम्डा की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो इसको इधर की साइड ले आओ, है ना, एक्स माइनस के एक्स वन बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स टू माइनस के एक्स वन बराबर लैम्डा, यही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। इसको इधर की साइड ले, इसका नीचे डिवाइड दे दिया, समझ ना। अब देखो यहाँ वाई बराबर वाई वन प्लस के लैम्डा वाई टू माइनस के वाई वन, यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ना आएगा वाई माइनस के वाई वन और वाई टू माइनस के बराबर कितना आएगा यहाँ पे लैम्डा, सही है। उसी प्रकार से मैं करूँगा तो मैं जेड बराबर जेड वन प्लस के लैम्डा जेड टू माइनस के जेड वन, यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा जेड माइनस के जेड वन बटे कितना हो जाएगा जेड टू माइनस के जेड वन बराबर लैम्डा। तीनों ही लैम्डा के बराबर है, यानी इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारा समीकरण आएगा एक्स माइनस के एक्स वन बटे एक्स टू माइनस के एक्स वन वाई माइनस के वाई वन बटे वाई वन और जेड टू माइनस के जेड वन बटे सॉरी जेड माइनस के जेड वन बटे जेड टू माइनस के जेड वन। ये हमारा आ गया, ये कार्तीय रूप हो गया, ये हमारा सदिश रूप हो गया। बताइए, सिमिलर सा है, पहले की तरह ही थोड़ा सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगा है, यहाँ पे कोई वैल्यू रखी है, बाकी और आपको सब चीज़ें समझ में आ रही है। बता कोई दिक्कत है, फिर भी डाउट है, ठीक है। क्या है
भाई अगर मैं यहाँ पे अगर त्रिभुज का नियम मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने त्रिभुज का नियम क्या पढ़ाया था पहले तो ये बताओ। मैंने कहा था कोई वेक्टर ये है और इस पे एक और वेक्टर ये है बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। मान लो ये वेक्टर है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है बताओ। मैंने बताया था ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर, यानी इसका सम प्लस के इसका सम, यही तो होता है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे, अगर मेरे यहाँ ट्रायंगल लो लगा रहा हूँ इसमें, तो यानी अगर मुझे ये पता है भाई साहब कि जो आर वेक्टर जो होगा, मतलब इसके जो समय ये रेखा है और इसकी ये त्रिज्या, इन दोनों को मिलाने वाली ये रेखा है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा नहीं। तो यानी मैंने ए पी की वैल्यू निकाली, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली, ए पी, यानी ए पी की वैल्यू आ गई आर वेक्टर माइनस के ए वेक्टर। उसी प्रकार से आप ए बी और ओ में देखोगे, ठीक है। तो यहाँ देखोगे तो आपको पता है ये वाली जो है यहाँ पे ए बी की हो गया या ए बी हो गया और ये कितना हो गया, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यहीं से अगर मैं ए बी निकाल दूँ, बी वेक्टर माइनस के क्या आएगा, ए वेक्टर आएगा। आके बीच के निकाल देते हैं, देखो समझ लो इतना होगा। आपको पता है दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के संरेखे। संरेखे तो अगर इन दोनों को ए पी और ए बी संरेखे, तो इनको मैं लैम्डा के मल्टीप्लाई करके या कोई भी कांस्टेंट संख्या का मल्टीप्लाई करके, अशून्य संख्या का मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ मैं ऐसे, समझ रहे हो। ये परिभाषा मैंने आपको पहले दिन दी थी जब मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया था कि दो संरेख क्या होते हैं, और मैंने एक्सरसाइज में लिखना भी सिखाया था कि अगर दो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों समांतर हैं एक दूसरे से, यानी संरेख हैं, यानी मैं ए वेक्टर को लैम्डा बी वेक्टर करके लिख सकता हूँ। अलग से दिखाया हुआ है, पूरे लेक्चर बताया था उसमें, समझ रहे हो। तो मैं किसी अशून्य संख्या से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिख सकता हूँ। यहाँ मैंने वैल्यू रख दी, यहाँ पे इसकी वैल्यू इतनी है और बी की वैल्यू, ए बी की वेक्टर की वैल्यू ये है, यानी आर वेक्टर की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल ली। और फिर उसके लिए मैंने आर ए और बी वैल्यू यहाँ रखकर मैंने यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर लिया। बताइए कोई दिक्कत है, क्लियर है। चलिए नोट डाउन करो। चलिए भाई अब आगे चलते हैं। तो आगे ये है कि हमारे दो रेखाओं के मध्य कोण है ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसको पढ़ना है हमें, ठीक है। दो रेखाओं के मध्य कोण क्या है, इस बारे में हमें इंट्रोडक्शन समझना है। दो रेखाओं के मध्य कोण है ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस है ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो अगर कार्तीय रूप में दो समीकरण आपको दिए हुए हैं ना, कार्तीय रूप में दो समीकरण दिए हुए हैं, जैसे x माइनस के x1 बटे a1 है ना, y माइनस के y1 बटे b1 है ना, और z1 माइनस के z1 बटे c1। उसी प्रकार से x माइनस के x2 बटे a2, y2 माइनस के y2 बटे b2, और z2 माइनस के z2 बटे z माइनस के z2 बटे c2। ये दो कार्तीय रूप में आपको, किस रूप में है ये, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं आपको दो रेखाओं के समीकरण, जहां आपको पता है a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है, यहाँ पे दिक् अनुपात है। आपको पता है रेखा के यहाँ a1 b1 और c1 क्या है बेटा, यहाँ दिक् अनुपात है, ठीक है। किस रेखा के, पहली रेखा के। दूसरी रेखा के दिक् अनुपात क्या है, a2 b2 और c2 है। और यहाँ पे आपको पता है x2 जो x2 y2 और z2 जो है क्या है, पहली रेखा के क्या है, बिंदु हैं, और x1 y1 क्या है, सॉरी दूसरी रेखा के बिंदु हैं, और x1 y1 z1 क्या है, पहली रेखा के बिंदु हैं। यही तो है, बाकी आप सब जानते हो। यानी अगर इनके बीच के कोण देखना है, मतलब जिनके बीच का कोण क्या होगा, एंगल बिटवीन है, तो cos थीटा बराबर होता है बेटा a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 और प्लस c1 इंटू c2। रूट कितना होगा, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और यहाँ कितना होगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस के c2 का स्क्वायर, राइट। ये मेरा एंगल हो जाएगा दोनों का, राइट। कब,
जब रेखा के आपको रेखा के साथ उनके दिक् अनुपात दिए गए A1 B1 C1 और A2 B2 C2, तो उन दोनों रेखाओं का अगर आपको एंगल निकालना, मध्य कोण निकालना, तो वो ये होगा, राइट। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब या कोई स्पेशल कंडीशन हो जाती हैं। स्पेशल कंडीशन मतलब कि अगर मान लो एंगल अगर मेरा कितना हो, जैसे कुछ दोनों रेखाएं कैसी हो, लंबवत हो एक दूसरे के, दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर है ना, लंबवत हो, है ना, ठीक है। यानी L1 लंबवत हो किसके बेटा, L2 के, है ना। कोई दिक्कत? तो तब उस केस में एंगल कितना हो जाएगा बेटा, थीटा इजकल टू π/2, एंगल π/2 हो गया, 90 का होगा, यानी cos 90 की वैल्यू रखूँगा यहाँ पे, cos 90 π/2 यहाँ हो जाएगा। तो A1 A2 प्लस के B1 B2 प्लस के C1 C2 अपॉन A1 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस, ये कहाँ गया, ये 0 हो गया। इसका करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी कंडीशन निकल कर कि यहाँ पे मैं लिखूँगा कि A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2। अगर दो रेखाएं लंबवत है, उनके बीच का कोण कितना होगा, 0 होगा हमेशा। और वहाँ पर एक कंडीशन, स्पेशल केस बन जाता है A1 इंटू A2 और B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर 0 होता है। एंड नाउ अगर दोनों रेखाएं कैसी हैं, दोनों रेखाएं समांतर हो, ठीक है, समांतर हो, तो उस जगह केस कितना, एंगल कितना होगा, 0 होगा, या 180 भी बोल सकते हैं, वैसे 0 ही होगा, ठीक है। क्लियर है? 180 भी हो सकता है, ठीक है, पर यहाँ पे हम 0 लेके चले। अगर मैं यहाँ cos 0 रखूँगा, यहाँ पे cos 0 रखूँगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 हो जाएगा। यानी मेरे पास एक केस बन के आ जाएगा कि A1 प्लस के A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 और C2, ये हो जाएगा, राइट। और कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। बताओ, तो यहाँ पे अगर हम जब केस को इसको स्टडीज़ करते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे थोड़ा, है ना, सॉल्व कर मतलब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके जब स्क्वायर लेना पड़ेगा, है ना, और स्क्वायर करके फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करके तब, हाँ जी। तो यहाँ पे एक स्पेशल केस बन के आता है क्या बेटा, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, ये तीनों ही कैसे होते हैं, इसके दिक् अनुपात आपस में समांतर होते हैं। कब इस केस में, जब एंगल कितना होगा, दोनों रेखाएं कैसे होंगी, समांतर होंगे। कब आते हैं, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आप इन दोनों को पहले रूट एक ही पे ले लो और फिर दोनों का स्क्वायर कर दो, फिर जब काट पीट कर आओगे तो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 कैसे आ रहेंगे, आपस में समांतर आ रहे होंगे। तो मेन मुद्दा हमारा इससे है, कॉन्सेप्ट से, ठीक है। आएगा कैसे, इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो, सॉल्व करके, ठीक है, राइट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक चीज़ और समझना है। यहाँ पे यदि अगर आपके ये दिक् अनुपात है ना, ठीक है, अगर मान लो दिक् कोजाएं दे रखी हो आपकी, क्या दे रखी हो, दिक् कोजाएं हमें क्या दे रखी हो, LMM है, LM और N दे रखी हो। अगर पहली रेखा की कितनी हो, L1 M1 और N1, किसकी हो, L1 रेखा की, दूसरे की L2 M2 और N2 हो, तो कितनी होंगी बेटा आपके यहाँ पे, L2 ये दे रखी हो। तो उस केस में जो एंगल होगा वो कितना होगा बेटा, cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका L1 L2 प्लस के M1 M2 और N1 N2, ठीक है।
ये होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखी जाए, अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो तब भी कितना होगा यहाँ पे, ये जीरो हो जाता है। जब दोनों रेखाएं इस वाले केस में है ना, इस वाले केस में क्या होगा यहाँ पे L1 L2 प्लस के M1 M2 और प्लस के N1 N2 बराबर जीरो होगा। और यहाँ पर कितना होगा इसका L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 और N1 अपॉन N2। बात समझ लो, ये होता है। दोनों फर्क समझ रहे हो। यहाँ ये A1 B1 C1 दिख नहीं पाते, वो दिक्क हो जाए, दिक्क हो जाओ के बीच में, दोनों के बीच का मध्य का एंगल कितना होगा L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 और N1 इंटू N2, ये होगा। जबकि एक आपको L की वैल्यू पता है क्या होती है, A अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होती है, रेखा के दोनों का मापांक है ना। तो यहाँ पे दोनों में कंफ्यूज मत होना कि ये ऐसे कैसे लगेगा, वो दिक्क हो जाए, इसकी दिक्क कोसाइन है, समझ लो। जब दिक्क कोसाइन दे रहे तो एंगल ये होगा, ठीक है। और जब समांतर होंगे तो एंगल कितना, वो सॉरी लंबवत होंगे तो एंगल कितना होंगे, जीरो होगा। और जब समांतर होंगे तो L1 अपॉन L2 और M1 अपॉन M2 और N1 अपॉन N2 होगा, राइट। तो ये इनके बीच के एंगल की यहाँ तक की बात हो गई, राइट। चलो अब एक इसके बाद हमारा आता है कि अगर सदिश रूप में अगर हमें दे रखे हों, क्या दे रखे हो, चलो इसको पहले नोट करो, फिर मैं सदिश रूप में बताता हूँ आपको, ठीक है भाई, है ना। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म दी हुई है ना, मुझे वेक्टर फॉर्म दी हुई है, ये मेरा कार्तीय रूप था। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है A वेक्टर बराबर A1 लैम्डा B1 वेक्टर, है ना, ठीक है बेटा। और हाँ, और यहाँ A2 वेक्टर लैम्डा B2 वेक्टर, है ना। अगर मुझे इन दोनों का एंगल देखना हो तो बेटा कितना होगा, cos थीटा बराबर V1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर अपॉन V1 वेक्टर का मापांक और B2 वेक्टर का मापांक, ये होता है, राइट। अब इसमें भी वही प्रोसेस कर सकते हो आप चाहो तो, कि दो सब लंबवत होंगी और समांतर होंगी। तो लंबवत होंगी तो बेटा आपका क्या होगा, अगर ये दोनों रेखाएं R1 और R2 दोनों वेक्टर जो हैं अगर लंबवत है ना, तो अगर एक दूसरे के लंबवत होंगे तो हमेशा ये होगा B1 इंटू, क्योंकि एंगल थीटा बराबर कितना होगा π/2 होगा, जीरो हो जाएगा, राइट। और ये जो होंगे कितनी बेटा, कि एंगल जो होगा आपका B1 क्रॉस इंटू B2 होगा, सही है, बराबर जीरो होगा। कब, जब थीटा बराबर कितना होगा, जीरो होगा, यानी समांतर होंगे। ये दो केस बन जाते हैं, समझ लो। जीरो ही आएगा एंगल तो, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ निकालोगे B1 इंटू B2 का निकालोगे आप, एंगल दोनों का जीरो होगा। ये किससे निकाला है, ये निकाला उस एंगल वाले फॉर्मूले से दोनों का, ठीक है। तो ये हो जाता है, राइट। अब परस्पर कैसे हैं, जब समांतर है, कैसे समांतर, तो B1 क्रॉस इंटू B2 होगा। और यहाँ दोनों लंबवत होंगे तो कितना होगा, B डॉट B2 होगा। आई के फॉर्म में हो सर, में तो सर सबसे गुणा होता है आई का जे से भी के से भी, और सर इसमें जो है क्रॉस बेटा अलग से सिखाया था, आई वेक्टर करके निकालते हैं, IJK करके निकालते हैं, क्रॉस सर, समझ रहे हो। हाँ, अभी निकालना सिखाएंगे, क्वेश्चन केवल कॉन्सेप्ट समझोगे, यहाँ पे क्वेश्चनों की बात नहीं हो रही। हाँ, B क्रॉस C B1 क्रॉस B2 भी कितना होगा यहाँ पे, जीरो होगा। और B1 डॉट क्रॉस B2 भी कितना होगा यहाँ पे, जीरो होगा, ठीक है। ये कब हुआ, जब सदिश रूप दे रखा। पहला क्या बताया था आपका, वेक्टर रूप दे, वो इसका कार्तीय रूप दे रखा था। अब देखो दो, अब देखो न्यू कॉन्सेप्ट जो है बेटा आपका, दो
सॉरी अनुपात क्या दिया, लघुत्तम दूरी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यूड लाइन है ना, टू स्क्यू लाइन। ठीक है, अब देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी है हमें, इनकी लघुत्तम दूरी देखनी है। किनकी? जो दो रेखाएं कैसी हैं, विषमतलीय हैं। विषमतलीय का मतलब समझ रहे हो आप, है ना। जैसे कि अगर मान लो कि अगर कोई दो रेखाएं हैं, ऐसी दो रेखाएं जो एक ही तल पर ना होकर, यानी एक दूसरे को कभी काटती ना हो, एक दूसरे को जब काटेंगे नहीं तो वो एक तल पे नहीं होंगे, तो वो विषमतलीय रेखा कहलाते हैं। ये दो रेखाएं एक ऐसे यार, एक ऐसे यार, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ये काटेंगे नहीं एक दूसरे को, समझ रहे हो। काटेंगे नहीं, काटेंगे तो नहीं होंगे ना, वो विषमतलीय नहीं होंगे ना। ठीक है, समांतर से मतलब यहाँ विषम की मतलब बात बता रहे हैं। ठीक है, समांतर का मतलब ये होता है बेटा, समांतर और विषमतलीय का मतलब दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ये बोला ये समांतर रेखा है? क्योंकि हर एक बिंदु पर इसकी दूरी कैसी होगी, समांतर रेखा विरेखा कहलाते हैं इनकी, प्रत्येक पॉइंट पर बीच की दूरी कैसी हो, समान। लेकिन यहाँ तो है नहीं है, यहाँ से देखो, यहाँ से कम पाएगी, यहाँ ज़्यादा पाएगी। अभी हम जितनी रेखा खींचते हैं उसके साथ बोले हम, ये नहीं इनफाइनाइट तक चलती आ रही रेखा, समझ रहे ना। जरूरी थोड़ी ना हम किधर की साइड बढ़ा रहे हैं, ये काटेगी कहाँ, इधर की साइड नब रही है। यहाँ 90 डिग्री का कोण कम होता है, उधर की साइड काटती है, लेकिन हम इधर की साइड बढ़ाते हुए जा रहे हैं, कभी काटेंगे नहीं आप, समझ रहे। हाँ ठीक है, कोशिश करेंगे बढ़ाने की, है ना, बढ़ जाए तो ठीक है। अब मानो कि एक रेखा है जी आपकी सी डी है ना, और एक रेखा है आपकी ए बी, दोनों कैसी हैं, विषमतलीय रेखाएं, है ना, कैसी हैं, विषम। और इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है। यहाँ इसका सदिश वेक्टर क्या है बेटा, a1 वेक्टर प्लस के बी, सॉरी लैम्डा b1 है ना। अरे इस रेखा का जो रूप बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, है ना, क्योंकि ये तो सबका बनेगा, ये तो आपको पता ही है, सही है भैया, क्लियर है। और इनकी दूरी हमें बीच की निकालनी है। मान लो ये माना हमने पी क्यू कोई बीच की दूरी है ना, हमें ये निकालनी है। तो इसकी जो पी क्यू डिस्टेंस निकलेगी बेटा वो ध्यान रखना। तो बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी बेटा, a2 माइनस a1 वेक्टर का अंतर डॉट v1 क्रॉस v2 का, और अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, v1 क्रॉस v2 का मापांक, और पूरे का मापांक। पूरे का मापांक क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये मापांक वो मोड वाला है, ये पॉजिटिव वाला, नेगेटिव को पॉजिटिव करता है जो ये मोड है, समझ रहे हो। ये तो इसका मापांक निकालना है, समझ रहे हो। ये क्या, क्योंकि ये क्यों लगाया, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव। हाँ जी ठीक है भाई। अगर आपको आर वेक्टर a1 प्लस के लैम्डा b1 दे रखा है और आर वेक्टर a2 वेक्टर प्लस बीटा, यानी इस ए बी रेखा का सदिश सॉरी वेक्टर रूप जो सदिश रूप है वो ये है, और सी डी रेखा का सदिश रूप ये है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी आपको पी क्यू निकालनी है तो क्या होगा, a2 माइनस a1, यानी a2 माइनस a1 डॉट v1 क्रॉस v2 अपॉन v1 क्रॉस v2 का मापांक, और पूरे का मॉड ले लेंगे। हाँ ठीक है, क्लियर है भाई। यदि अगर इसने जो दे रखा है इसको हम डी से भी रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। अगर इनके बीच की दूरी क्या दिखाई हो हमने, स्मॉल डी है ना, तो बहुत जगह आप डी भी लिखा देखोगे, डी बराबर है ना, तो स्मॉल डी से भी इसको रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, राइट। और मान लो अगर दो कार्तीय रूप दे रखा हो, क्या दे रखा हो बेटा,
कार्तीय रूप मतलब बेटा आपका x माइनस के x1 बटे ए, y माइनस के y1 बटे बी और z माइनस के z1 बटे सी, है ना, सी सॉरी a1 b1 और c1, और यहाँ x माइनस के x2 बटे a2 और y माइनस के y2 बटे b2 और z2 माइनस z2 बटे c2, यही होगा आपका वो सर बिल्कुल है। तो यहाँ पर जो इनका d निकल के आएगा, बीच की दूरी जो निकल के आएगी, पहले तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, तो a1 b1 और c1 और a2 b2 c2 वटे कितना होगा देखो, रूट में b1 माइनस के c1 और माइनस के b2 माइनस के c2 का स्क्वायर, सही है, सॉरी c1 होगा ये और यहाँ पे c2 होगा, सही है, प्लस मेरे हिसाब से आना चाहिए a1 सॉरी इसका जो होगा c1 a2 माइनस के a1 c2 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर जो होगा आपका a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर। अच्छा नीचे जो आपको इसका स्क्वायर दिख रहा है, आपको बड़ा टिपिकल लग रहा होगा उनका लिखना, कैसे कैसे याद होगा, ऊपर वाले से ही समझ सकते हो आप, अगर इसको ऑब्जर्वेशन पावर आपकी तेज है तो। देखो ये रख लिया आपने, तो b1 c2 और b2 c1 का होल माइनस में, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, माइनस दोनों का और स्क्वायर। अब ये रखा आपने a2 c1 और c2 a1 दोनों का अंतर का स्क्वायर, और ये रख दिया आपने v2 a1 और a2 b1 दोनों का अंतर का स्क्वायर। हो गया यार, समझ रहे? तो ऊपर वाले से समझ जाओगे। तो जब आपको कार्तीय रूप दे रखा हो तो इसकी लघुत्तम दूरी निकालनी हो दोनों रेखाओं की तो ये होगा, और जब सदिश रूप दे रखा हो तो ये होगा। हैं? मान भैया रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी है, तो भाई इसको प्रूफ करने का यही तरीका होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको ये सूत्र ही मान लो, आपको ये फॉर्मूले समझने ही पड़ेंगे, ठीक है। आपकी बुक में भी खास कोई प्रूफ दे नहीं रखा है इनको कैसे प्रूफ किया गया है, ठीक है। किसका? हाँ, तो इस फॉर्मूले मान लो, है ना, सूत्र, ठीक है। चलिए भाई, है ना। देखिए 12th लेवल पर जो चीज़ें होती हैं ना, 12th लेवल पर जो चीज़ें आती हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, वो केवल फॉर्मूले बेस्ड आते हैं। फॉर्मूले मतलब सूत्र लीजिए और अप्लाई कीजिए, ये अप्लाइज मैथमेटिक्स है। अप्लाई मैथमेटिक्स वो मैथमेटिक्स होती है यहाँ केवल सूत्रों पर काम चलता है। यानी यहाँ पे आपको कोई भी सूत्र प्रूव करवाने के लिए नहीं देगा कि आपने ये फॉर्मूला कैसे बना, इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन देगा एक्सरसाइज में, समझ रहे हो। तो 12th में सिर्फ इतना काम है कि हमें केवल फॉर्मूला सूत्रों से मतलब है, प्रूफ से मतलब नहीं है, समझ रहे हो। जब आगे पढ़ोगे कभी ज़्यादा गहराई में जाना, फिर सारी चीज़ों को प्रूफ ढूंढना कि कैसे कैसे होंगे। और हम यहाँ पे 1 महीना केवल प्रूफों में गुजार रहे हैं। पेपर में पूछेगा कोई वाली होती जाना में कहाँ है, पश्चिम में, तुम उत्तर की बात कर रहे हो सर, समझ रहे हो। ऐसी वहाँ पे करता है केमिस्ट्री वाले कोर्स में। चलिए भाई, आगे क्या है, आपकी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, लास्ट कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं कि हम भाई एक चीज़ और देखने की, अगर 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है ना, 2 समांतर
रेखाओं के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन है ना। अगर तो पैरेलल लाइन, अब यहाँ पे बात कर सकते हो, यानी दो रेखाएं अगर आपकी पैरेलल हैं यानी समांतर है, यानी L2 और L1 है ना, और L1 दोनों समांतर रेखाएं, ठीक है, और इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, थीटा मान सकते हो। और यहाँ पे मान लो कोई रेखा है आपकी P और Q, ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर रूप आपको एक का दे रखा कितना, पहली का A1 प्लस के लैम्डा B1 और A2 प्लस के लैम्डा B2, यही रहेगा। अब यहाँ पे हमें बीच की दूरी निकालनी है किसकी, PQ की है ना, यानी PQ का मॉड, मॉड मतलब पॉजिटिव आना है जो भी आएगा, तो यहाँ होगा B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1, A वेक्टर माइनस A वेक्टर का अंतर इंटू क्रॉस करना है फिर B वेक्टर का मापा, राइट, ठीक है भाई, ये होगा। अच्छा तुम एक चीज में कंफ्यूज नहीं हुए होंगे ही ना, दिमाग ही नहीं, देखो यहाँ B वेक्टर ही क्यों लिखा, B1 B2 क्यों नहीं लिखा। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो कभी भी B1 और B2 अलग अलग नहीं होंगे, दोनों क्या होंगे, एक ही होगा। कैसा होगा, एक ही होगा। जैसे आपने 10th में देखा होगा C1 और C2 दोनों हमेशा कैसे होते थे, दो समांतर रेखाएं तो हमेशा दोनों से कैसे होते थे, सिमिलर होते थे। यानी आपको पता है 2x प्लस के 3y और प्लस के कितना यहाँ पर 2z है ना, बराबर 0, 3x प्लस के 4y और यहाँ पे भी कितना होता था 2z, तभी ये समांतर हो सकती थी, समझ रहे हो, तभी पॉसिबल है समांतर हो। तो अगर हाँ सॉरी लो, नहीं तो पूरा कन्फ्यूजन हो जाता आज दिमाग में। हाँ ठीक है भाई, तो अभी के लिए इतना कॉन्सेप्ट हमारा काफ़ी है, और इस एक्सरसाइज के लिए अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे, ठीक है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आपके सारे डाउट जो हैं ख़त्म होते हैं। अब चलते हैं भाई एक्सरसाइज पर, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला पढ़िए भाई। दर्शाइए कि दिक कोजाइन, यानी दिक कोजाएं दे रखी हैं 12/13, माइनस के 3/13, माइनस के 4/13, 4/13, 12/13 और 3/13, 3/13, माइनस के 4/13 और 12/13 वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तीन रेखाएं परस्पर लंबवत कब हो सकती हैं ये बताओ भाई। दिक कोजाएं दे रखी हैं इनकी भाई साहब, बताओ बताओ जल्दी से। जब तीनों 90 अंश का कोण बनाएंगे, हैगा क्वेश्चन सॉल्व, और क्या चाहिए, समझिए। तो जीवारी बताई ना हमने जो बोली तीनों का योग 0 होना चाहिए। अभी मैंने बताया था आपको, रिसेंटली बताकर आ रहा हूँ, क्या बता के आ रहा हूँ अभी आपको, कि यदि किन्हीं दो रेखाओं के दिक कोजाइन या दिक कोजाएं है ना, कोजाएं L1 LM N हो,
2, इनके बीच का कोण क्या होता है? बीच का कोण क्या होगा? कॉस एल्फा मान लेता हूं मैं, क्या होगा बताओ भाई। मैंने पूछा एंगल कितना होगा, LMN है तो समझ गए आप? मैंने कहा एंगल कितना होगा इनका, हैं? वो तो दिक्कत हो जाते हैं, L1 इंटू L2, M1 इंटू M2 और N1 इंटू N2 होता है, राइट? तो सर इसमें ये होता है ना। तो सर 3 है। हाँ तो 3 से रहने दो, 3 रेखा होगा, 3 हो जाएगा और क्या होगा, इतना ही तो होगा। वैसे हमें एंगल निकालना है तो हम 2 से भी निकाल सकते हैं। दोनों रेखाएं कैसी दे रखी है इसने, अच्छा इन दोनों के बीच के लंबवत दे रखे हैं ना, ये तीनों ही लंबवत हैं, 2 से भी निकल सकता है ना हमारा, है ना। परस्पर लंबवत है, जबकि इसने क्या दिया हुआ है 12/4, तो 2 रेखा से भी निकल सकता है। अगर मेरा L1 और L2 है ना, यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि अगर यहाँ पे L1 इंटू L2 है तो इस हिसाब से हो तो यहाँ पे हम कह सकता हूँ L1 इंटू L2 प्लस के M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। हमें तो एंगल से मतलब है ना, हमें तीनों से मतलब क्या, लंबवत तीनों तो एंगल तो सब का बराबर ही होगा ना। तो मान लो 2 के अगर मैं मान लेता हूँ L1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे, हमें दिया 12/4, पहले वो 12/13 है ना, पहली का है ना, और दूसरी का L2 कितना दिया हुआ है 4 कितना दिया है 4 माइनस के 4/13 है ना, माइनस के 4/13 दिया, वो 13 प्लस के 4/13 है ना, प्लस के 4/13 प्लस दूसरे का कितना दिया है बेटा, वो आपका M1 जो माइनस के 3/13, दूसरा कितना दिया है आपको 3/13 ही दिया हुआ है, प्लस के है ना, कॉमा लग रहा है देखो भाई ध्यान से, ठीक है। माइनस के 4/13 और कितना दिया हुआ भाई 12/, मैंने कुछ गलत लिख दिया, मैंने उल्टा लिख दिया, ये यहाँ 12/13 है यहाँ पे, है ना, दूसरा वाला 12/13 और 3/13 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ देखो, यहाँ पे कितना दे रखा है, ये दे रखा 12/13 और कितना दिया हुआ है 5 के 3/13 और इतना दिया है माइनस के 4/13, एक तो यहाँ दिया है, फिर कॉमा है, फिर अब दिया है यहाँ पे 4/13, फिर दिया है 12/13 है ना, और फिर दिया है 3/13, ये तो दिया हुआ है, एक ये दे रखे हैं फिर एक ये दे रखे हैं, देखो यही है ना। तो देखो ये क्या हो गया हमारा L1 M1 और N1, L2 M2 और N2, सही है। तो ये रखा आपने, क्लियर है। एंगल ही तो निकालना है तो हम 2 रेखा से पता लगा लेंगे वो तो एंगल से। अब देखो सॉल्व करो इसे, कॉस एल्फा बराबर कितना हो जाएगा 12×4 = 48, 169, ठीक है, 12×3 = 169 और 4×3 = 12 और 169, जोड़ो भाई साहब 12 48 सब कट गया, क्योंकि ये भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 48 सर 169 और ये प्लस के 48 69, तो कितना आया 0। तो कॉस एल्फा बराबर कितना हुआ यहाँ पे 0, यानी कॉस एल्फा की वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब एल्फा का मान कितना हो π/2, इसी कंडीशन पे हो सकती है, और तो कुछ है नहीं। यहाँ उल्टा पूछा था, यहाँ पे उस हमें पता था जबकि ये दोनों कैसे होंगे लंबवत होंगे तो एंगल कितना होगा π/2, उसने प्रूफ करवाया था कि भाई π/2 निकाल के दिखाओ, सिद्ध करके दिखाओ एक तरीके से, समझ रहे हो। तो उसने लिखा था दोनों परस्पर लंबवत हैं, तो हमें दर्शाइए कि दोनों का एंगल कितना हो गया, यहाँ पे π/2 हो गया, और L1 L2 कैसे होंगे आपस में लंबवत होंगे। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ कन्फ्यूजन में मत आना, यहाँ पे तीनों का एक साथ नहीं निकलेगा, यहाँ पे 3 रेखा दे रखी है L1 L2 और L3, ठीक है।
ये दे रखे, तो आप किसी की दो ऐसे मैंने L1 और L2 को लंबवत दिखाया है, इससे एंगल निकाल लिया। आप L1 और L3 को भी दिखा सकते हो, ठीक है, या L3 और L2 को भी दिखा सकते हो, किसी भी निकाल सकते हो। सबका एंगल कैसे निकलेगा? होता हुआ कि इन दो रेखाओं को लेकर निकालना। 3 का मैंने पढ़ाया कब है आपको? है ही नहीं ना 3 का। 3 का कोई रूल्स बताया मैंने आपको कि 3 रेखा के देखो कोजाएं दे रखी हो, फिर उनके बीच के एंगल की कोई बात की हुई तो ऐसे निकाल सकते। तो हमें बताए, हमारे पास सीमित हथियार है तो उनसे हम लड़ेंगे ना। फिर अब होने के होंगे 3 के भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ किस कंडीशन पे पूछा गया है, 12th लेवल पर किस लेवल पे, आपके एक्सरसाइज में कितना पूछ रहा है, उस हिसाब से क्वेश्चन बताना है हमें, समझ रहे हो। तो हम ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं करेंगे, हम BSc के कॉन्सेप्ट को या हम कहीं के कॉन्सेप्ट को यहाँ लगा दें, समझ रहे हो। यहाँ 12th का कॉन्सेप्ट लगाना, तो आपको यहाँ 3 की बात करनी है, समझ रहे हो, क्लियर है। तो कोई भी कर सकता है आप। इसके मतलब क्या है कि L1 लंबवत है किसके बेटा? L2 के। अतः सिद्ध होता है कि L1 लंबवत है L2 के और L2 लंबवत है L3 के। और हम लिख रहे हैं भाई, हम कोई बात नहीं, ये तो हम लिख ही सकते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन देखो, दर्शाइए कि बिंदु 1 माइनस के 1 2 3 4 माइनस के 2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदु 0,3 2 और 3 5 6 से जाने वाली रेखा के पर लंब है। तो कैसे दिखाओगे इन दोनों को लंबवत, बताओ। अभी सिखाया था आपको कि आप पहले इनके दिक् अनुपात निकालो, और दिक् अनुपात कैसे निकालोगे। अब देखो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कितनी गहराई में, और आप देखो ये कहोगे अरे हम कैसे बताओ, हम पे तो निकले ही ना हैं। मैंने आपको बताया था अगर किसी दो रेखाओं एक रेखा को इन 2 बिंदुओं से होकर जा रही है तो उसके दिक् अनुपात निकालना वेरी इजी बात है, बहुत आसान बात है। कैसे कि अगर मुझे मान लो 2 बिंदु दे रखे हैं, जैसे मुझे दिया A है ना, कितना दे रखा बेटा? A तो दे रखा है, निर्देशांक कितने दिए हुए हैं? 1 माइनस के 1 और 2, और B कितना दिया है आपका? 3 4 माइनस के 2, 3 4 माइनस के 2। अब इसके दिक् अनुपात निकालने हैं। रेखा AB के दिक् अनुपात, यानी A1 अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकलेगा? x2 माइनस के x1, बताया नहीं बताया? 2। और B1 कैसे निकलेगा? y2 माइनस के y1 प्लस के 1 हो जाएगा तो 5। और C1 कैसे निकलेगा? बराबर 0, सॉरी माइनस के 4, ठीक है। उसी प्रकार रेखा अगर मुझे बिंदु दे रखे कौन से बेटा? C और D, कितना दिया हुआ? C 0 0 3 2 और 3 5 6। तो यानी मान लो A2 इतना दिया हुआ है, 3 माइनस के 0 बराबर 3, B2 बराबर 5 माइनस के 3 बराबर 2 है ना, और C2 बराबर 6 माइनस के 2 बराबर 0। अब ये दोनों लंबवत कब होंगी? जब A1 इंटू A2, और मैं कह सकता हूँ यदि रेखा AB CD पर लंब है तो A1 इंटू A2 प्लस के B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 कैसे होगा? 0। 2 इंटू प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 5, सॉरी मैंने हाँ सही है, 5 इंटू 2 प्लस माइनस के 4 इंटू कितना आएगा? 0। सही है, सही किया भाई मैंने, कोई गलती नहीं है। तो 0 तो आएगा ही नहीं, गलती कहाँ कर दी हमने। निर्देशांक सही है हमारे। अरे यहाँ देखो कितने बढ़िया हैं हम, 4 बचेगा यहाँ पे। ऐसे गणित करेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। तो देखो 6 और प्लस के 10 और प्लस माइनस के 16, आप तो चले हो कम, तो 0 बराबर 0, काम हो गया, दोनों लंबवत हैं। समझ जे भी जोड़ के बताऊं, 6 में 10 जोड़ोगे 16, 16 में 16 जाएंगे तो 0 आ गया। हाँ
अगला क्वेश्चन देखिए, दर्शाइए कि बिंदु इतने इतने से होकर जाने वाली रेखा इतने से रेखा के समांतर है। ये तो खुद कर लोगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 कैसे होना चाहिए अनुपात, दिक् अनुपात आपस में। पहले अब देख सिमिलर करोगे, जैसे ये निकालोगे और फिर यहाँ कंडीशन के लगाओगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ये क्वेश्चन नंबर 3 डू योर सेल्फ, ठीक है। बिंदु 1,2,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश इतने के समांतर है। ओके, यानी आपको कहीं ना कहीं उसने गुजरने वाली रेखा के दिक् अनुपात आप यहाँ से निकाल सकते हो अगर आपको सदिश दिया हुआ है तो, और बिंदु आपको दे रखा है। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। समझ रहे हो, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। सदिश और कार्तीय रूप देखो, सही है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अब कर दूं। जो हमारी A2 को मान निकालो सर जी, तो वह कैसे आपने बताया वही लगाया जो y2 x2 x का मान वही लगाया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। कितने प्यारे प्यारे से क्वेश्चन लग रहे हैं ना ये। बिंदु 1,2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इतने इतने से होकर जा रहा है। यानी आपको पता है बिंदु दे रखा है और आपको एक सदिश दे रखा है ना। रेखा का सदिश कितना है बेटा, कितना है बेटा, 3i कैप, कितना है 3i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 2j कैप और कितना है मास के 2k कैप के समांतर इस रेखा है ना। तो यानी अगर ये सदिश दे रखा है, रेखा का सदिश दे रखा है, तो इसके दिक् अनुपात कितने होंगे बताओ, बता सकते हो आप? क्यों नहीं बता सकते सर, ऐसे को आसान क्वेश्चन चलुआ से क्वेश्चन पूछते हो। 2, 3, 2 और माइनस के 2, यही होंगे दिक् अनुपात होते हैं A1, B1, C1, राइट। अब मैं कह रहा हूं बिंदु कितना दे रखा है आपको, 1, 2, 3, 1, 2, 3 से होकर जाने वाली और जिसके दिक् अनुपात कितने बेटा, अनुपात 3, 2 माइनस के 2 हैं, रेखा का समीकरण, ठीक है। कार्तीय रूप में दिखाना है तो सर x माइनस के x1 बटे a, y माइनस के y1 बटे b और z माइनस के z1 बटे c। आपने बताया था, हम तो वही लगाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल लगाने की कुछ और ज़रूरत नहीं। ये क्या है x1, ये क्या है y1 और ये क्या है z1। तो x माइनस के 1 बटे कितना है, a कितना है 3, y माइनस के 2 बटे b कितना है 2 और z माइनस के z1 बटे 3 बटे माइनस के 2। हो गया आंसर, कोई दिक्कत समझ। अगर मुझे इसको सदिश रूप में लिखना होता, किसके रूप में, तो मैं कैसे दिखाता सदिश रूप में, बताओ। अब तो मामला भाई बिगड़ गया सर। सदिश रूप में थोड़ा टफ सा लग रहा है। ए वेक्टर प्लस के लैम्बडा बी वेक्टर रूप आपने बताया था, तो कैसे लिखेंगे इसको। सर मुझे पता है ये वेक्टर तो इसने दिया हुआ है, यानी कौन सा वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है। और ए वेक्टर हम बना सकते हैं किससे, इसके बिंदुओं से जो दिया हुआ है। तो ए वेक्टर अगर मैं निकालूंगा तो कितना होगा, आई वेक्टर प्लस के 2j वेक्टर प्लस के 3k वेक्टर। और बी वेक्टर कितना दे रखा है आपको, ऑलरेडी दिया हुआ है, समांतर जो दे रखा है 2j कैट और माइनस के 2k कैट रख दीजिए इसमें और प्यार से आंसर आ जाएगा। लो आई वेक्टर प्लस के 2j वेक्टर प्लस के 3k वेक्टर और प्लस के लैम्बडा कितना होगा 3i कैप वेक्टर प्लस के 2j वेक्टर माइनस के 2k वेक्टर। ये भी आंसर हो गया, कहानी खत्म। बताओ कोई दिक्कत। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। चलो, एक बिंदु जो है एक बिंदु बिंदु जिसकी स्थिति सदिश 2i कैप माइनस के 2j कैप और प्लस के 4k कैप वेक्टर है से गुजरने वाले वह सदिश i कैप प्लस के 2j कैप
उपमास के कैप की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। अगर जो ए वेक्टर जो है किसी वेक्टर के दूसरे के समांतर है तो उसका रेखा का समीकरण कैसे निकाल सकते हैं आप? इसको कार्तीय रूप में दर्शाना है और वेक्टर रूप में दर्शाना है। बताओ, रफ कर दूं ये ऊपर से? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए करा रहा हूं, मुझे लगता है इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा, तो कुछ है नहीं ऐसा कुछ भी इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, रेखा का सदिश समीकरण जो कि एक वेक्टर के, क्या दिया हुआ इसने, जो सदिश ए वेक्टर से गुजरती है, ए वेक्टर से ती है और बी वेक्टर के कैसी है, समांतर है ना। तो आपको पता है आर वेक्टर बराबर हंस के तुम कह दोगे लैम्डा बी वेक्टर होगा सर, समझ रहे हो? बी वेक्टर के समांतर है कौन? ए वेक्टर सदिश जो है, समझ रहे हो? तो लो भैया, अब इसने क्या दे रखा है, कोई टफ क्वेश्चन दे रखा है। ए वेक्टर आपको दिया हुआ है और बी वेक्टर भी आपको दिया हुआ है। ओह भाई साहब, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे, तो आर वेक्टर बराबर यहाँ पे ए वेक्टर कितना दिया हुआ, जल्दी बताओ। टू आई कैप वेक्टर माइनस के जे वेक्टर 4k कैप, बिल्कुल सही है। चलो, प्लस लैम्डा आई कैप प्लस के 2j कैप माइनस के कैप। अच्छा, ये सदिश रूप में तो हमने आंसर दे दिया, लेकिन हम इसको कार्तीय रूप में देंगे तो दे सकते हो आप? अब तो आप फंस गए, अब कैसे आंसर दें हम, है ना? नहीं, वेक्टर सदिश रूप में तो आपने हंस के दे दिया, कार्तीय रूप में तो भी कौन से मानने वाले हैं? लो भैया, इतना टफ क्वेश्चन, इसको आई कैप प्लस के वाई जे कैप और प्लस के जेड के कैप लिख सकता हूँ। और यहाँ से मैं अगर कॉमन लूँगा तो आपको पता है आई कैप कॉमन लूँगा तो 2 लैम्डा आई कैप, और यहाँ से कॉमन लूँगा तो ना होगा माइनस के 1 और प्लस के 2 लैम्डा जे कैप, और यहाँ से लूँगा तो कितना होगा 4 और माइनस के लैम्डा के कैप होगा, राइट? यही होगा, कॉमन ले सकते हो आप, आई कैप निकाल सकते हो, जे कैप और कोई कैप निकाल सकते हो, दोनों को सॉल्व कर सकते हो, तो यही आएगा। यहाँ से सॉल्व करूँगा तो x बराबर गुणांकों की तुलना करूँगा, आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना सही है भैया। तो यहाँ लैम्डा बराबर कितना आएगा, x माइनस के 2 बराबर लैम्डा, सही है। और यहाँ y बराबर कितना आएगा, माइनस के प्लस, मैंने कुछ गलती किया नहीं है, सही है ना? यहाँ होगा 2 लैम्डा बराबर इतना, तो यहाँ आ जाएगा y प्लस के 1/2 लैम्डा, है ना, बटे 2। और यहाँ तुलना करूँगा तो यहाँ हो जाएगा, ये कितना है यहाँ पे, z बराबर 4 माइनस के लैम्डा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, लैम्डा माइनस के 4 बराबर माइनस के लैम्डा, और यहाँ से माइनस लूँगा तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, 4 माइनस के लैम्डा, क्योंकि माइनस लूँगा, ठीक है। तो यहाँ तो तीनों ही लैम्डा के बराबर, तो यानी समीकरण कितना आ जाएगा, x माइनस के 2 बराबर y प्लस के 1/2 और बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस के z, ठीक है। ये मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाता है, ये कार्तीय रूप में हो गया, देख लीजिए आप। यानी आप ज़्यादा करो तो यहाँ पे क्या कर दिखा सकते हो, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, जैसे यहाँ 1 दिखा दिया, यहाँ 1 और यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन हम इसको x माइनस के 2/1 y प्लस के 1/2 और z माइनस के 4 माइनस के 1 हो सकता, माइनस कॉमन लूँगा तो ये भी आंसर दे के रख सकता है वो, सही है। यहाँ पे दिक् अनुपात कितने होंगे, 1 2 3 होंगे, और बिंदु कौन होगा जिससे रेखा जा रही है, 2 1 और वो माइनस के 2 1 और माइनस के 4 होंगे, समझ रहे हो?
1 2 और माइनस कितने, यही तो होते हैं A1 B1 C। क्लियर है, बात समझ में आई? नीचे वाले सर, हाँ नीचे वाले सही है। रिपीट करूं, अगर कोई कह रहा है कि एक रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना, सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना, जो एक सदिश ए वेक्टर से होकर गुजरता है और बी वेक्टर कैसा है, समांतर, उससे जो रेखा किससे, एक वेक्टर जो ए वेक्टर है उससे होकर गुजर रही है और बी वेक्टर की कैसी है, समांतर, कौन है, रेखा है, उस रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, तो बी वेक्टर हमेशा इस फॉर्म में जो है, बी वेक्टर हमेशा समांतर होता है किसके, ए वेक्टर यानी उस रेखा के, और ए वेक्टर कौन है यहाँ पर, उससे होकर गुजर रही है, तो सदिश समीकरण ये होगा। तो ए वेक्टर उसने दे रखा और बी वेक्टर दे रखा, तो ये तो सीधा सीधा आंसर हो गया हमारा। लेकिन हमें कार्तीय रूप निकाला, कार्तीय रूप मतलब एक्स वाई जेड आना चाहिए आंसर में। तो हमने सॉल्व करना भी सीखा था, हमने डायरेक्ट समीकरण भी सीखे थे, लेकिन हम यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं उसको। आर की वैल्यू रख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस की जेड की कैप, रखा, इनके गुणांकों की तुलना की, समझ रहे हो, तुलना करके लैम्बडा की वैल्यू निकाली, तीनों ही लैम्बडा के बराबर है, तो आपस में कैसे हो गए, तीनों बराबर, तो यानी तीनों को मैं रख सकता हूँ बराबर। नीचे बनने तो मैंने वन मान लिया, बस हो गया आंसर। समझ में आया? ये वो पिछला क्वेश्चन है, ठीक है, ये पिछला क्वेश्चन है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन जो रह गए हैं वो अपने सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करते हैं और सेकंड पार्ट को खत्म करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए।